हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या सरिता एकेडमी। आज हम एक बहुत ही स्मार्ट रिवीजन करने को जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर का। आप लोगों के सामने यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल सा माइंड मैप टेक्निक दिखाया गया है। ये शायद पहली बार होगा कि जब आपको एक माइंड मैप को कैसे यूज करना है यहाँ पर सिखाया जाएगा। और बायोमोलिक्यूल जो कि एक बहुत ही ज्यादा रट्टा मारने वाला चैप्टर है, उसको इजीली आप एक झटके में याद कर सकते हैं सिर्फ इस माइंड मैप से। तो देखो बच्चों, माइंड मैप टेक्निक में सबसे पहले हम इस बायोमोलिक्यूल के बहुत सारे एलिमेंट्स उसको हम डिवाइड कर देते हैं। कौन से एलिमेंट्स आपको इधर माइंड मैप में दिख रहे हैं? हम बायोमोलिक्यूल से जो कि यहाँ पर आपको रेड कलर में दिखेगा, ये इसके मेन एलिमेंट्स आपको याद करने हैं। पहला मेन एलिमेंट आपको ये याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड आपको याद रखना है कि हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तीसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। चौथा हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। पांचवा हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो ये सब हमने उसको रेड कलर में लिख दिया। अब इसके बाद उसके कौन से सब यूनिट्स होते हैं उसको हमने ग्रीन कलर में लिखा है, और उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स और डिटेल्स वगैरह उसको हमने ब्लू एंड ब्लैक में लिखकर दिखाया है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो आप इसको ड्रॉ करके, या फिर आप लोगों के पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि जो अपना एक माइंड मैप बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो चालू करते हैं एक स्मार्ट रिवीजन इस बायोमोलिक्यूल चैप्टर का। बायोमोलिक्यूल में हम देख रहे हैं सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोला जाता है। ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कि इसका एक जनरल फॉर्मूला है। कार्बोहाइड्रेट को हम एक जनरल फॉर्मूले से बता सकते हैं। क्या है वो जनरल फॉर्मूला, आप बता सकते हो? तो जनरल फॉर्मूला इज CxH2O। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को जनरल फॉर्मूला से दिखाना चाहते हो तो यहां पर पहला चीज याद रखना कि CxH2O में कोई अगर फिट हो जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब आपके इस वाले यूनिट में या फिर इस तरीके के डब्बे में फिट हो जाते हैं। कैसे? आप ले लो ग्लूकोज C6H12O6, इसको जरा सिंपल बनाओ। कैसे बनाएंगे सिंपल? C6H2O और यहां पर मैंने लिख दिया 6। तो क्या यहां पर आपको दिख नहीं रहा कि अरे ये 6 क्या है? X है। यहां पर 6 क्या है? Y है। तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। इसका मतलब कि ये क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। अभी आप देखो, एक ले लेते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अभी यहां पर X आपका हो जाएगा 12, दिस इज इक्वल टू X। और अगर हम इस H22O11 को सिंपल वे में बनाते हैं तो यहां पर आएगा फिर से 11 और इसको हम Y बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अरे सर ये लोग क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। कोई भी अगर इस तरह की यूनिफॉर्म में आ जाए तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, एक और एक मैं फॉर्मूला लेता हूं CH3COH का। ये CH3COH क्या है? एसिटिक एसिड है। लेकिन क्या आप इसको इस फॉर्मेट में रख सकते हैं? सर रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? C2H2, यहां पर हम लिख सकते हैं H2O, यहां पर 4 है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो ये इसमें आ गया, तो X हो गया 2, Y हो गया 2। तो आप एकदम हैरान हो जाओगे कि ये तो सर सरासर नाइंसाफी हो गई, इनजस्टिस हो गया इस डेफिनेशन के साथ। जी हाँ, तो ये जो डेफिनेशन है यहां तक ही इसको डीमेरिट नहीं किया जाता है। इवन आप देखो कि एक और एक है C6H12O5, इसको हम बोलते हैं रैमनोस। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रैमनोस, आप एक ऐसा यूनिट बताइए जो कि डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है, जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है, बट फिर भी क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। सो दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो फिर डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट हम बोलेंगे किसको? बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट किसको बोलेंगे। तब आपको याद रखना है कि कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हों, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो या कीटोन ग्रुप लगा हो, एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटन, या फिर कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसको हाइड्रोलिसिस करने पर कोई इस प्रकार का अगर आपको यूनिट मिल रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट बोलोगे। समझ में आ गया? चलो, कार्बोहाइड्रेट के भी कितने टाइप्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं 3। पहला होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा होता है ऑलिगोसेक्राइड, तीसरा होता है पॉलीसेक्राइड। अभी ये जो 3 यूनिट्स हमने यहां पर बनाए हैं, ये किस बेसिस पर बनाए हैं? जब हमने कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस किया तो कितने प्रकार के
यूनिट्स में बंट जा रहा है या कितने प्रकार के यूनिट्स में टूट जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कितने प्रकार का ये टाइप बनेगा। तो सबसे पहला आप देखो, अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के यूनिट को आप नहीं तोड़ पा रहे हो, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, उसके ऊपर आपने क्या किया, पानी डाल दिया, वो टूट ही नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो मोनोसेक्राइड है। लेकिन अगर कोई कार्बोहाइड्रेट आपने लिया और आपने उसके ऊपर पानी डाला और वो टूट गया, 2 हिस्सों में टूट गया, 3 हिस्सों में टूट गया, 4 हिस्सों में टूट गया, ऐसे टूटते 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 10 हिस्सों तक टूट चुका है, तो आप उसको किस कैटेगरी में डालोगे, ओलिगोसेक्राइड में। तो ओलिगोसेक्राइड वाला चीज याद रखना, अगर कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस होने पर, कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस होने पर कितने यूनिट में टूटे, 2 से 10 यूनिट में अगर टूट जाता है, मोनोसेक्राइड्स बना लेता है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, ओलिगोसेक्राइड में। और अगर कोई 10 यूनिट से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स में टूटता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड बोलेंगे। तो ये वाली चीज याद रख लेना, पॉलीसेक्राइड के लिए ग्रेटर देन 10, ओलिगोसेक्राइड के लिए 2 से 10 और मोनोसेक्राइड के लिए क्या याद रख लेना, 1 यूनिट, यानी कि वो टूटता नहीं है। अब हमको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है, हर जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप्स हैं और उन टाइप्स के एग्जांपल्स, क्योंकि इसका जो मेन खेला है या फिर मेन जो कहानी है वो उनके एग्जांपल्स में छुपी हुई है। तो सबसे पहला एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी बोला जाता है। तो सैकराइड्स क्या होते हैं, बड़े मीठे होते हैं, इसलिए सैकरिन वर्ड जो होता है शुगरी वर्ड रहता है, उससे यहां से आया है शक्कर। शक्कर, शक्कर मतलब सैकरीन या फिर सैकराइड, है ना, तो उसको हम बोलेंगे सैकराइड, शक्कर, ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक। तो इसको हम सैकराइड्स बोलेंगे। तो इसलिए मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड करके यहां पर आया है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी 2 प्रकार के ऐसा बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डिवाइड किया गया है। ये जो शुगर है या फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट है, दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू आल्सो 2 टाइप्स, है ना। एक हो जाता है आपका रिड्यूसिंग शुगर, एक रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा, और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में अंतर क्या है, व्हाट इज द अंतर बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो, ये रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है, आपका फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट वो रिड्यूस हो जाता है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट आपके टॉलेंस सॉल्यूशन को या फेलिंग्स सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाता है, अगर रिड्यूस हो गया तो क्या बोलोगे, जी सर वो रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन अगर वो शुगर आपका रिड्यूस नहीं कर पा रहा है टॉलरेंस सॉल्यूशन और फिलिंग सॉल्यूशन को, तो आप बोलोगे सर वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन आपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा, तो टॉलरेंस सॉल्यूशन और फिलिंग सॉल्यूशन को कौन रिड्यूस कर सकता है, वही बंदा रिड्यूस कर सकता है जिसके अंदर फ्री CHO या फिर C डबल बॉन्डेड O ग्रुप होगा। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्री CHO और कीटोन ग्रुप, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि वो बंदा रिड्यूस कर सकता है। तो फ्री होना बड़ा जरूरी है। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में ये CHO और C डबल बॉन्डेड O बंधे हुए हैं या फिर फ्री नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का है। यस, तो अभी हम यहां पर जाते हैं, एक एक टाइप के ऊपर पढ़ाई करते हैं, एक एक टाइप के ऊपर पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो है वो है मोनोसैकराइड। तो मोनोसैकराइड का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। मोनोसैकराइड्स जो होते हैं सिर्फ एक ही यूनिट प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोलिसिस होने पर। एग्जांपल्स ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, राइबोस हो गया, एक्सेट्रा। जितने भी मोनोसैकराइड्स होते हैं, याद रखिए, जितने भी मोनोसैकराइड्स होते हैं, ऑल दी मोनोसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। याद रखिए पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी अभी कितने होते हैं, 20 मोनोसैकराइड्स आर एक्चुअली 20 इन नंबर। सो ऑल द मोनोसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। सारे के सारे बंदे कैसे हैं, रिड्यूसिंग है। ऑल द मोनोसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। तो ये एक पॉइंट याद रहना चाहिए। दूसरा आपको पॉइंट याद रहना चाहिए कि जो मोनोसैकराइड है, ये मोनोसैकराइड को हम कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं।
देखो अगर आपका कार्बोहाइड्रेट में इतना इतना कार्बन है या फिर नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर उसका डिपेंड करता है नाम, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। सपोज आपके पास 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, तो हम बोलेंगे हेक्स लगा देंगे, और वो कार्बोहाइड्रेट है इसलिए हम क्या लगाएंगे, हेक्सोज लगाएंगे, याद रहेगा। अब क्योंकि उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो मैं क्या नाम लगाऊंगा, एल्डोहेक्सोस, याद रखिएगा एल्डोहेक्सोस। अगर उस कार्बोहाइड्रेट में कीटोन ग्रुप मौजूद है और उसके अंदर 4 कार्बन आते हैं, क्या मैंने बोला, पहला चीज वो कार्बोहाइड्रेट है तो क्या लगा दूंगा, ओस, 4 कार्बन आते हैं तो क्या लिखाऊंगा, टेट्रोस, और वो कीटोन ग्रुप आता है तो क्या ऐड करूंगा, कीटो, तो क्या नाम हो गया, कीटो टेट्रोस। तो इस तरीके से हम मोनोसैकेराइड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट। तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, ये क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, ये जो ग्लूकोज यूनिट आप पढ़ रहे हो, ये ग्लूकोज आप देखोगे, ग्लूकोज को हम बोलते हैं हेक्सोएल्डोस और फ्रुक्टोज को बोलते हैं हेक्सोकीटोस। ये चीज आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं। तो रेडी हो जाए आगे बढ़ने के लिए। अब हम ग्लूकोज यूनिट के अंदर जा रहे हैं, ग्लूकोज यूनिट के अंदर जा रहे हैं। सबसे पहला ग्लूकोज यूनिट के बारे में आपको क्या याद रखना है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है, आपको ग्लूकोज की पढ़ाई जब कभी भी हम कर रहे हैं, आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, सर आप बोलोगे सर ग्लूकोज का फॉर्मूला तो C6H12O6 है। नहीं जी, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12 नहीं है। इसके साथ साथ आप देखो कैसा, फिर आप बोलोगे सर हमने तो यही पढ़ते आ रहे हैं, सर C6H12O6 है, लेकिन ये फॉर्मूला अभी केमिस्ट्री के 12th क्लास में काम नहीं देगा। कौन सा वाला फॉर्मूला काम देगा, इसका एक रहता है हैवर्थ प्रोजेक्शन और यहां पर एक रहता है फिश्चर प्रोजेक्शन। फिश्चर प्रोजेक्शन और हैवर्थ प्रोजेक्शन, ये फॉर्मूले इसमें यहां पर या फिर स्ट्रक्चर काम देंगे। तो यहां पर हम देखते हैं फिश्चर प्रोजेक्शन कैसा होता है ग्लूकोज का। देखो CHO, इसके बाद यहां पर नीचे आप एक लाइन खींचिए, नीचे एक लाइन खींचिए और यहां पर आप 4 कार्बन डंडियां बना दीजिए और यहां पर बन जाएगा CH2OH, यहां पर OH, यहां पर OH, फिर इधर OH, इधर OH और यहां पर H H H H। तो ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन और ये 6ठा कार्बन। तो ये फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज का। इसका ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो पायरन स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को ग्लूकोपाइरानोज बोला जाता है। तो ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, द ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर हम बना रहे हैं, पहले सबसे पहले फील्ड बना लो, फील्ड के बाद ऐसे डंडिया गाड़ दो और डंडिया गाड़ने के बाद आप यहाँ पर OH नीचे रखिए, फिर OH नीचे रखिए, फिर OH ऊपर, यहाँ पर OH नीचे आएगा और यहाँ पर OH फिर नीचे आएगा, सॉरी इधर आएगा H और इधर आ जाएगा CH2OH। ये बन गया। अभी आप देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5th कार्बन एंड दिस इज द 6th कार्बन। तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया ग्लूकोज का, साइक्लिक स्ट्रक्चर ये बनाया है इसका दूसरा फिश्चर प्रोजेक्शन, दैट इज फ्रॉम जिससे हमने मैनिपुलेट किया हैवर्थ प्रोजेक्शन। अब इसका नाम देखो क्या आएगा। दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है कि ये जो ग्लूकोज है इसका नेचर क्या होता है। ग्लूकोज का नेचर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, गाड़ी को हमेशा राइट की तरफ मोड़ देता है और राइट की तरफ मोड़ता है तो दिस इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर है तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे d से या फिर हम इसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं, याद रहेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी G, डेक्स्ट्रो रोटेटरी G, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तीसरा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, नीचे से कार्बन से जो कॉन्फ़िगरेशन आया है वो कॉन्फ़िगरेशन आपका कैसा रहेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन आपका डी कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो कैपिटल डी इसको बोलते हैं। ये डी कॉन्फ़िगरेशन कहां से आया, ग्लाइसरल डिहाइड से आया, ग्लाइसरल डिहाइड से आया। तो ग्लाइसरल डिहाइड का कॉन्फ़िगरेशन इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता है और इसीलिए हम इस ग्लूकोज के आगे क्या लगाते हैं, डी, और ये हो जाएगा प्लस और यहां पर हम लगाएंगे ग्लूकोज। इसका नाम ऐसे रखा जाता है, डी है कॉन्फ़िगरेशन से आया प्लस इसके डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर से आया और ये तो ग्लूकोज है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, मिलता जुलता है पायरन के स्ट्रक्चर से, इसलिए इसका नाम ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोपाइरानोज रखा जाएगा। याद रखना, ग्लूकोज नहीं होगा, क्या कहलाएगा, ग्लूकोपाइरानोज। समझ में आ गया।
अब दूसरा चीज आप यहां पर देखो कि ये जो पहले कार्बन पे देख रहे हैं, इधर OH कहां है, नीचे। आपने एक और एक स्ट्रक्चर भी देखा होगा जहां पर OH ऊपर की तरफ आया होगा, बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम है। तो ये स्ट्रक्चर्स में अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्लूकोज के दो फॉर्म अवेलेबल होते हैं, एक होता है अल्फा फॉर्म और एक होता है बीटा वाला फॉर्म। तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल है एट अदर टेम्परेचर्स, और इसीलिए इसके OH पहले कार्बन पे एक दूसरे के इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। और ऐसे दो अल्फा बीटा फॉर्म्स को जहां पर पहले कार्बन के OH में पोजीशन में चेंज आ रहा है, ऐसे दो फॉर्म्स को एक दूसरे का एनोमेरिक फॉर्म बोला जाता है ना। ये एनोमेरिक फॉर्म्स हैं और इन दोनों को हम बोलेंगे एनोमर्स। और यहां पर हम बोल सकते हैं, ये मैंने OH राइट की तरफ लिया, सॉरी डाउन लिया है। ये OH यहां पर पहले कार्बन पे, अगर आप इसको ग्लूकोज को साइक्लिक बनाओगे तो पहले कार्बन पे OH राइट की तरफ आएगा, राइट को हमने डाउन बनाया है। और इसी वजह से इस स्ट्रक्चर का नाम क्या कहलाएगा? इस स्ट्रक्चर का नाम कहलाएगा अल्फा डी प्लस, और क्या हम लिखेंगे? ग्लूकोपाइरानोस। जिसकी नाक में क्या लगा है? ग्लूकोज लगा है, उसको हम ग्लूकोपाइरानोस लिखेंगे। तो ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, ये ग्लूकोज के बारे में बताए। आप इस चैप्टर में ग्लूकोज के बारे में और क्या पढ़ते हैं जो मैं यहां नहीं बताने के लिए जा रहा हूं? आप पढ़ते हैं ऐसे 5 एक्सपेरिमेंट्स जो ग्लूकोज के साथ हुए, और ऐसे 3 ऑब्जर्वेशन जो ग्लूकोज के साथ हुए, और पता चला कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपका एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाला स्ट्रक्चर है। आपको पता चला कि इसका स्ट्रक्चर पाइरन स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, और वो 5 एक्सपेरिमेंट्स आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। यहां पर मैं इस स्मार्ट रिवीजन कोर्स में नहीं बता रहा हूं, बट डेफिनेटली आप उसको जरूर पढ़िएगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका ग्लूकोज के बारे में। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर जस्ट मैं एक ब्रीफ में बता देता हूं और कुछ इंफॉर्मेशन में दे देता हूं फ्रुक्टोज के बारे में। देखो, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का एकदम डुप्लीकेट भाई है, लेकिन इसकी आदतें बड़ी अलग हैं। एक भाई है जिसको मैगी पसंद है, दूसरा भाई है जिसको मैगी पसंद नहीं है, लेकिन दोनों कैसे हैं? जुड़वे हैं। तो वैसे ही यहां पर हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, और एक फ्रुक्टोज है। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज भाई भाई दोनों क्या है? ट्विन ब्रदर्स हैं, बट इन दोनों की प्रॉपर्टी एकदम अलग अलग है। क्या अलग अलग है? कैसे पता चला? ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी का होता है, फ्रुक्टोज लेवो रोटेटरी का होता है। याद रखना, ये जो फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज कैसे नेचर का है? लेवो रोटेटरी नेचर का होता है। लेवो रोटेटरी नेचर का होता है ये फ्रुक्टोज, और ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का। फ्रुक्टोज में एक और एक चीज आपको पता होना चाहिए, इस फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप लग के आता है, लेकिन ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगता है। तो कीटोन ग्रुप लगता है तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? तो स्ट्रक्चर दिखेगा, दिस इज लाइक CH2OH, दिस इज C डबल बॉन्डेड O। यहां पर हम देख पा रहे हैं OH, सॉरी ये OH आएगा लेफ्ट की तरफ, OH H OH OH, और ये आएगा CH2OH। तो ये बन गया फ्रुक्टोज का ये वाला स्ट्रक्चर। और इस फ्रुक्टोज के इस वाले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप लगा है, तो फिर आप यहां पर इसके इस वाले स्ट्रक्चर में इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आपने देखा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में काफी जमीन और आसमान का अंतर है। ये अंतर आने की वजह से इसलिए हम बोलते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है? एक दूसरे के भाई भाई हैं, बट दोनों का नेचर और स्वभाव कैसा है? अलग है। फ्रुक्टोज के बारे में आपको एक और एक चीज मैं बता दूं कि फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्यूरन से मिलता जुलता है। अब ये फ्यूरन क्या है? फ्यूरन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके 5 मेंबर है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, और बीच में O आता है। तो फ्यूरन का ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में इंटरेस्टिंगली ये पाया गया कि ये जो नंबरिंग में करता हूं, दिस इज द 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, दिस इज 5th एंड दिस इज द 6th वन। तो आगे 6। तो पेंटागोन स्ट्रक्चर में कैसे बनेगा? तो पेंटागोन स्ट्रक्चर में क्या बनता है? ये O हो गया, दिस इज लाइक दिस, ये इस तरीके से आ गया, और जिस तरीके से आ गया तो अभी आप देख सकते हैं कि कैसे ये बनेगा। यहां पर आप देखिए, फर्स्ट हमने क्या किया, इस प्रकार से बना दिए। अब क्या करना है? अगर OH आपने नीचे लिया तो अल्फा फॉर्म,
तो CH2OH आएगा, इधर आपके आएगा OH ऊपर, दिस इज नीचे, देन इधर आ जाएगा OH नीचे, दिस इज ऊपर, दिस इज H एंड दिस इज CH2OH। तो ये बन गया, तो ये क्या हो गया आपका फ्रुक्टोज हो गया। अब क्योंकि फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर फ्यूरन से मिलता है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोफ्यूरानोस। और यहां पर आप इसको देख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे लेबोरेटरी नेचर का है, तो माइनस। आप देखो नीचे वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्लाइसरॉल्डिहाइड से क्या है, मिलता जुलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डी। तो डी माइनस फ्रुक्टोज, डी माइनस फ्रुक्टोज। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हम बोलते हैं अल्फा, इसको हम बोलेंगे अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। ठीक है, ये अंतर है दोनों के नेमिंग में, डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस, सॉरी डी माइनस फ्रुक्टोज एंड अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। और ये लेबोरेटरी नेचर का होता है, ये चीज आप याद रख लोगे तो काफी है फ्रुक्टोज के बारे में। देन फिर आप आ जाओ ऑलिगोसैकेराइड में। ऑलिगोसैकेराइड में हमारे डाइसैकेराइड होते हैं, ट्राइसैकेराइड होते हैं, टेट्रासैकेराइड होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है वो है डाइसैकेराइड्स का। तो ये जो डाइसैकेराइड है ना, ये डाइसैकेराइड में 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, सुक्रोज, एक हो गया माल्टोज और एक हो गया लैक्टोज। एसएमएस है ना, अभी एसएमएस तो याद नहीं रखना, एसएमएल ऐसे याद रख सकते हो, एसएमएल। तो एसएमएल, एसएमएल है ना, एसएमएल या फिर एसएमिल। तो एसएमिल में आप ऐसे याद रख सकते हो कि एसएमएल। व्हाट इज एस, एस का मतलब होता है सुक्रोज, एम का मतलब होता है माल्टोज, एल का मतलब होता है लैक्टोज। तो सुक्रोज के बारे में आपको क्या चीजें याद रखनी है, पहला चीज सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा चीज सुक्रोज इज नोन एज इनवर्ट शुगर, तीसरा चीज सुक्रोज के अंदर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आते हैं। वो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स कौन से हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा यूनिट, कौन सा कार्बन, पहला कार्बन। बीटा डी फ्रुक्टोज का कौन सा कार्बन, दूसरा वाला कार्बन। और इनके बीच में कौन सा लिंकेज बनता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। तो ये हो गया किसके बारे में, सुक्रोज के बारे में। अभी क्वेश्चन आता है कि सर सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलिसिस नहीं करते, हाइड्रोलिसिस से पहले उसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन अगर आप उसका हाइड्रोलिसिस कर लेते हो तो उसका नेचर हो जाता है लेवोरोटेटरी। अभी लेवोरोटेटरी क्यों हो गया, क्योंकि आप इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा समझने में। वाई सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। इसको इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है हाइड्रोलिसिस से पहले, बिफोर, और हाइड्रोलिसिस के बाद। तो हाइड्रोलिसिस से पहले ये था प्लस साइन का, हाइड्रोलिसिस के बाद ये कौन सा साइन का हो गया, माइनस साइन का हो गया। अब माइनस साइन का क्यों हुआ, क्योंकि सुक्रोज को आपने जब हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको एक मिला ग्लूकोज 50% और मिला फ्रुक्टोज 50%, दोनों बराबर बराबर परसेंटेज से मिले। तो ग्लूकोज का जो प्लस था वो 52.4 डिग्री के आसपास था और फ्रुक्टोज का लेवो रोटेशन कितना था, लगभग माइनस 92.2 ले सकते हैं, लगभग था, ठीक है। तो यहां पर आपको देख रहा है कि कौन सबसे बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, तो नेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो क्या हो गया भाई, लेवो रोटेटरी। तो इसलिए प्लस के बाद क्या हो गया, माइनस हो गया। आफ्टर द हाइड्रोलिसिस प्लस माइनस में चेंज हो गया और ये हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर इस सुक्रोज को। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये इतना याद रहेगा तो सुक्रोज के लिए काफी है। फिर आपको याद रखना है माल्टोज के बारे में। तो माल्टोज माल्ट शुगर कहलाता है। माल्टोज के अंदर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं। वो मोनोसैकेराइड यूनिट्स कौन से होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का पहला वाला कार्बन 4 ऑफ द नेक्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, 2 ग्लूकोज यूनिट के बीच में जब एक ऑक्सीजन वाला बॉन्ड आता है ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर, आप बोल सकते हैं,
तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये पाया जाता है माल्टोज के केस में। माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, याद रखना है माल्टोज कैसा है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज कैसा था, सुक्रोज वाज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। लैक्टोज के बारे में एक और एक चीज याद रखना पड़ेगा, लैक्टोज इज नोन एज मिल्क शुगर, है ना। पहला हो गया सुक्रोज, आप क्या, सुक्रोज तो आपका नॉर्मल सा था, इन्वर्ट शुगर। माल्टोज आपका हो गया माल्ट शुगर, और लैक्टोज आपका हो गया मिल्क शुगर। तो ये हो गया आपके कुछ इंफॉर्मेशन लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज के अंदर कौन से मोनोसेक्राइड की यूनिट पाए जाते हैं, लैक्टोज के अंदर बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों यूनिट पाए जाते हैं। बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज का कार्बन 1 और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन 4 दोनों को जोड़ के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, और उसको हम लैक्टोज के अंदर पाते हैं, और इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। याद रहेगा, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो ये चीजें आप याद रख लेना। फिर आप देखो पॉलीसेक्राइड में हम एंट्री करते हैं। पॉलीसेक्राइड मतलब बहुत सारे यूनिट बनाते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है स्टार्च, तो स्टार्च के अंदर क्या पाया जाता है, देखो स्टार्च के अंदर क्या पाया जाता है, तो स्टार्च के अंदर ना दो कंपोनेंट मिलते हैं। ये हो गया स्टार्च। अब स्टार्च से दो किरणें निकल रही हैं, एक किरण है एमिलोस, एमिलोस की किरण है, और दूसरी किरण जो निकल रही है वो है एमिलोपेक्टिन, एमिलोपेक्टिन। एक पॉइंट याद रखना है एमिलोस के बारे में कि एमिलोस इज प्रेजेंट ओनली इन 15 to 20% ऑफ द स्टार्च, मात्र 15 से 20% ये मौजूद होता है स्टार्च के अंदर, और एमिलोपेक्टिन आपका मौजूद है 80 से 85% तक। तो आप सोच सकते हैं ये हो गया डिफरेंस। एमिलोस का हाइड्रोलिसिस करने पर, एमिलोस का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये बना है सिर्फ किससे, अल्फा डी ग्लूकोज से बना है। ये बना है किससे, सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज से। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ दो, और कार्बन 1 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 4, ऐसे करके अगर आप जोड़ते जाओगे, है ना। ये देखो मैं फिर से लिख देता हूं, अल्फा डी ग्लूकोज, ये हो गया एक अल्फा डी ग्लूकोज, फिर एक और एक आ गया अल्फा डी ग्लूकोज। तो एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में क्या आएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका आएगा कार्बन 1, इसका आएगा कार्बन 4, बस दोनों को जोड़ के एक ये बना देना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेना, और ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, एमिलोस का। एमिलोस इज अनब्रांच्ड, ब्रांचिंग नहीं होती, सीधी चेन में आ जाती है, ब्रांचिंग नहीं होती, सीधी चेन में आ जाती है, वो हो गया एमिलोस का स्ट्रक्चर। एमिलोपेक्टिन इज वेरी वेरी ब्रांच्ड, एमिलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर क्या है, ब्रांच्ड है। कैसे बनता है एमिलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर, एमिलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप एमिलोस की लंबी चेन बनाई, एक और एक एमिलोस की लंबी चेन बनाई, एक और एक एमिलोस की लंबी चेन बनाई, जैसे ट्रेनें जाती है ना पैरेलली, वैसे ही आप एमिलोस की चेने 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 ऐसे पैरेलली बनाते जा रहे हो, और एक चेन को दूसरे पैरेलल चेन के साथ बीच में से ऐसे जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, एक चेन का किसी एक यूनिट को कार्बन 1 का पकड़ा और दूसरे वाले यूनिट के कार्बन 6 को पकड़ा, तो कार्बन 1 कार्बन 6, कार्बन 1 एक चेन की, कार्बन 6 दूसरे चेन की, कार्बन 1 एक चेन की, कार्बन 6 दूसरे चेन की, ऐसे करके आपने इतना ब्रांच स्ट्रक्चर बनाया और उसका नाम क्या गिरा दिया, एमिलोपेक्टिन। तो ये याद रखना है एमिलोपेक्टिन के बारे में, एमिलोस के बारे में। फिर आपका जो एक और एक एग्जांपल आता है पॉलीसेक्राइड का, वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में आपको याद रखना है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है ये सेल्यूलोज। एक बीटा डी ग्लूकोज, दूसरे बीटा डी ग्लूकोज को लो, एक का कार्बन 1 पकड़ो, दूसरे का कार्बन 4 पकड़ो, दोनों को क्या कर दो, ग्लाइकोसिडिकली लिंक कर दो, तो आपका क्या मिल जाएगा, सेल्यूलोज मिल जाएगा। सेल्यूलोज आपको सेल मेम्ब्रेन के बाहर मिलता है, प्लांट किंगडम में ये बहुत पाया जाता है, स्टोरेज हाउस रहता है प्लांट्स का, सेल्यूलोज के अंदर बहुत सारा खाना रखा रहता है और वो खाते रहते हैं। अब तीसरा जो बच गया वो है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज द एनिमल स्टार्च बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत हूबहू एमिलोपेक्टिन से मिलता जुलता है। ग्लाइकोजन जो है बहुत ही ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर है और इसको सिर्फ आप एनिमल किंगडम में ही पा सकते हैं। तो ये आपको जो मैंने पूरा बताया, ये पूरा एक समरी हो गया कार्बोहाइड्रेट का।
और इस कार्बोहाइड्रेट का समरी आप फिर से एक बार इस वीडियो को फिर से स्लो में चला सकते हैं। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ सकते हैं दूसरे वाले पोर्शन प्रोटीन को सुनने के लिए। तो अभी हम चालू करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स है ना, कॉम्प्लेन पीजिए और आप ऐसे इंटू 10x करके बढ़ जाइए। तो प्रोटीन्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से जस्ट याद करने के लिए कुछ बनाया है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर, ये सब है। बट मैं कुछ बेसिक चीज़ों का आपको बताना चाहता हूँ जो कि नॉर्मल रिविजन के टाइम पे आपको मिस आउट नहीं करनी है। सबसे पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन आखिर होता क्या है। पहले बेसिक सा डेफिनेशन, तो प्रोटीन इज पॉलीमर, है ना, किसका, पेप्टाइड बॉन्ड्स का। दिस इज ए पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। पहला एक बहुत ही सिंपल चीज आपको याद रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है ये तो ऑलरेडी आपको पता रहेगा, बट हम इसको रिवीजन में बाद में देखेंगे। तो दिस इज ए पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स अगर आप बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोटीन कहलाएगा और कुछ नहीं। अब ये प्रोटीन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, है ना, हम इसको बहुत अलग अलग प्रकार में क्लासिफाई करते हैं, इसके ग्रुप्स बनाते हैं। ऐसा बोला गया है कि ये जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप देखिए, एक कार्बन रहेगा, देख सकते हैं कार्बन रहेगा, और कार्बन के साथ एक H रहेगा, इसके साथ आप एक COH जोड़ दो, यहां पर हम बना देते हैं NH2 और इधर आ जाएगा आपके पास R। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स आए, अब ये पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे आए, ऐसे अपने आप थोड़ी ना आ सकते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स आने का कारण क्या है, यहां पर आपको एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, एमिनो एसिड्स। अभी एमिनो भी है एसिड भी है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है ना, एमिनो भी है एसिड भी है। तो एमिनो मतलब ये NH2 का ग्रुप लगा हुआ रहना और ये एसिड का ग्रुप लगा हुआ रहना। तो एक एमिनो एसिड और दूसरा एमिनो एसिड क्या होंगे, मैच होंगे। जब एक एमिनो एसिड और दूसरा एमिनो एसिड मैच होगा तो क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और उन्हीं पेप्टाइड बॉन्ड्स को आप क्या करोगे, लंबे 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 खींच सकते हो और प्रोटीन बना सकते हो। तो प्रोटीन आप बोल सकते हो कि दिस इज अ सर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, या आप बोल सकते हो सर दिस इज अ पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसका मतलब है कि वो प्रोटीन है। एक चीज आप यहां पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है, देख पा रहे हैं, ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। कैसे ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ये अल्काइल ग्रुप, ये NH2, ये COH और ये H सब अलग अलग बंदे हैं, तो ये क्या हो गया आपका ऑप्टिकली एक्टिव। एक केस में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, कौन से केस में, अगर ये R आपका H हो जाए, है ना, अगर ये RH हो गया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए ऐसा कोई अमीनो एसिड या फिर जो प्रोटीन बनता है ऐसे अमीनो एसिड से जिसमें R की जगह H लग गया और ये जो बना इसको हम बोलते हैं कौन सा अमीनो एसिड, क्या बोलेंगे, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं। याद रखना ग्लाइसिन, एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ये जो ग्लाइसिन, ऐसा कोई एक अमीनो एसिड आप बताइए जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आप बोलना सर ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन में RH लगता है, इसलिए सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन ये जो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, बस इसको छोड़ के बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक सा चीज। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था ग्रुप्स के बारे में, बात कर रहा था। तो ग्रुप्स के बारे में सबसे पहला जो ग्रुप्स बने हैं प्रोटीन को लेकर, जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, सबसे पहला ग्रुप जो आता है क्लासिफिकेशन का, वो ये है कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एक्सेट्रा, इसके आधार पर प्रोटीन के कुछ क्लासिफिकेशंस हुए हैं। अब ये अल्फा और बीटा, गामा, डेल्टा, ये अलग अलग ग्रुप्स कौन से हैं। देखो अल्फा, बीटा, गामा क्या है, आपके पास एमिनो एसिड बनाया, अभी हमने बनाया था एमिनो एसिड RCH, NH2 और COH करके अभी हम बनाया था। तो NH2 का पोजीशन CaOH के रिस्पेक्ट में कैसा है, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 विद रिस्पेक्ट टू COH, इट इज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एक्सेट्रा, खत्म, और कुछ नहीं है। अब इसके बाद फिर आप देखो सेकेंड तरह का जो यहां पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो ये है कि एमिनो एसिड्स आपके न्यूट्रल हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, देखो अगर NH2 के ग्रुप्स सपोज ज्यादा हैं एसिड ग्रुप के मुकाबले, COH ग्रुप के मुकाबले अगर NH2 के ग्रुप ज्यादा हो गए तो हम बोलेंगे कि पूरा एमिनो एसिड क्या हो गया, बेसिक हो गया। अगर NH2 के ग्रुप्स
COH के ग्रुप्स बराबर बराबर हो गए तो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। लेकिन अगर COH के ग्रुप्स बहुत ज्यादा है NH2 के ग्रुप के मुकाबले तो क्या बोलेंगे? एसिडिक बोलेंगे। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि एमिनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज न्यूट्रल, इट कैन बी क्लासिफाइड एज बेसिक एंड ऑल्सो इट कैन बी क्लासिफाइड एज एसिडिक। ठीक है, अभी मैंने आपको ये क्लियर कर दिया न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक कैसे कैसे हम देख रहे हैं। देखो अभी तीसरे प्रकार का जो ग्रुप या डिवीजन बनता है एमिनो एसिड को लेकर वो होता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को बोल देते हैं। तो एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है? हमारे शरीर के अंदर कुछ एमिनो एसिड्स पहले से बने हुए रहते हैं, नेचर के द्वारा वो बने हुए रहते हैं। तो वो जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो ऑलरेडी शरीर के अंदर है। ठीक है, आपको बाहर से अलग से पैसा खर्चा करके डॉक्टर के पास जाके एमिनो एसिड्स नहीं लेना है। तो अगर हम नहीं लेंगे वो एमिनो एसिड्स तो वो जरूरी नहीं है ना। तो नॉन एसेंशियल है, हमारे शरीर को क्या है? नॉन एसेंशियल है। लेकिन ऐसे एमिनो एसिड्स जिनको आपके शरीर में नहीं है लेकिन बाहर से लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सो दोज एमिनो एसिड्स व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बट हैज टू बी टेकन फ्रॉम द आउटसाइड आर नोन एज एसेंशियल एमिनो एसिड्स। क्लियर हो गया? नॉन एसेंशियल अंदर नहीं है, बाहर से लेना है। एसेंशियल जो अंदर नॉन एसेंशियल मतलब अंदर क्या है और बाहर से नहीं लेना है, और आपका रहेगा दिस इज नोन एज नॉन एसेंशियल, और द नेक्स्ट वन इज नोन एज एसेंशियल जो ऑलरेडी आपके शरीर के अंदर नहीं है बट बाहर से लेना है, तो उसको हम बोलेंगे एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो इस चीज को आप यहां पर लिख सकते हैं, एक हो गया नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स और एक हो गया एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, ये चीज याद रहेगा। तो ये कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम यहाँ पर एमिनो एसिड्स को क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं। तो और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इसके स्ट्रक्चर को लेके, कैसे इनका स्ट्रक्चर्स वगैरह बनता है और इसकी स्टडी करते हैं। ओके, तो इसकी डिटेल में थोड़ा और स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करने को मिलता है? सबसे पहला आप देख लो, इसका स्ट्रक्चर मैं फिर से एक बार बना देता हूं ताकि आप लोग भूल ना जाएं। ये हो गया R, ये हो जाएगा CH और यहाँ आ जाएगा NH2 और ये हो जाएगा COH। तो ये मैंने जस्ट एक बनाया है जनरल फॉर्मेट ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ये जो जनरल फॉर्मेट ऑफ एमिनो एसिड मैंने बनाया, तो मैंने आपको बोला था कि एमिनो एसिड्स आप R अलग अलग कर दोगे तो एमिनो एसिड अलग अलग हो जाएगा। और क्या बात, जैसे अगर R की जगह मैंने H लगा दिया तो क्या हो गया? ग्लाइसिन हो गया। R की जगह CH3 लगा दिया तो क्या कहलाएंगे? एलानिन कहलाएंगे। तो हम ये जो नाम बनाते हैं एमिनो एसिड के, या ग्लाइसिन हो गया, एलानाइन हो गया, वेलाइन हो गया, ल्यूसाइन हो गया, आइसोल्यूसाइन हो गया, ट्राइसिन हो गया, तो ये सब जो अलग अलग नाम बना रहे हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं सिंबल से, है ना। जैसे कि आपका हो गया ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन, ये जो वर्ड है ग्लाइसिन, इस एमिनो एसिड को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा, बताता हूं मैं अभी। थ्री लेटर सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर जैसे कि आप GLY लिख दो, आप GLY तो हो गया, बस खत्म। और आप क्या कर सकते हैं? 1 लेटर सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपने कैपिटल G लिख दिया, खत्म। एलानाइन के लिए ALA लिख सकते हैं और 1 लेटर सिंबल नहीं तो कैपिटल E लिख सकते हैं। तो ये हो गया ग्लाइसिन, ये हो गया एलानाइन। तो ऐसे करके आपके बुक में बहुत सारे प्रकार के एमिनो एसिड्स दिए हुए हैं। ऐसे तो हमारे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उतना जरूरी नहीं कि हर एमिनो एसिड ऐसे याद हो। जो लोग बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ, उनको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में याद रखने होते हैं, स्ट्रक्चर याद रखना होता है, बट हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस आप ऊपर के 4-5 एग्जाम्पल्स ही याद रख लीजिए और कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है सबको याद रखना। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, चलो, तो हमने रिप्रेजेंटेशन से सीख लिया कि एमिनो एसिड्स के कितने टाइप्स होते हैं। और एमिनो एसिड्स में अभी मैं आपको बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ना है एमिनो एसिड्स के बारे में, ज्विटर आयन। तो ये ज्विटर आयन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ज्विटर आयन? ट्विटर आयन, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन क्या होता है? देखो, ज्विटर आयन का मतलब है कि सबसे पहला चीज ये आयन है। आयन का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस मौजूद होना, है ना। तो आयन का मतलब ही होता है प्लस मौजूद होना, माइनस मौजूद होना, तो उसको हम बोलेंगे ज्विटर आयन। अभी इसमें प्लस माइनस कहां से आएगा? कैसे आएगा प्लस माइनस? देखो यहां पर क्या है? NH2 है ना, तो NH2 क्या है? बेस है।
तो बेस है तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इनके ऊपर क्या आता है, लोन पेयर। अभी COH है तो ये बंदा क्या बोलता है, भाई हम तो दानवीर हैं, हम तो हमेशा से H+ देते आए हैं। और ये NH2 बोलेगा कि हम हमेशा एक्सेप्ट करते आए हैं, आप दान देते जाओ हम एक्सेप्ट करते हैं। तो वो परंपरा यहाँ पर भी मेंटेन हो रही है। R है, CH है, COO- इसने अपना H+ दे दिया, NH2 ने वो H+ खींच लिया और NH2 ने H+ खींच लिया तो NH3 और N के ऊपर क्या आ गया, प्लस। तो ये जो आयन बना जिसमें आपको प्लस और माइनस दोनों दिख रहा है ड्यू टू द इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर, तो उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। याद रहेगा ज्विटर आयन क्या होता है, जस्ट एक रिवीजन के लिए आप लोग चीजों को इस तरीके से याद रखिए। ज्विटर आयन होता है आपका प्लस और माइनस लगा हुआ रहना। ओके चलिए अभी हम बात करते हैं कि ये जो प्रोटीन है इसके बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं प्रोटीन का जो दो प्रकार में क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है। पहला जो डिवीजन हुआ है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूल का शेप कैसा है उसके ऊपर डिवीजन हुआ है, और इनके स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिस करके भी डिवीजन किया गया है। मैं समझाऊंगा, ये पॉइंट समझाऊंगा। आप इस पॉइंट को देखो थोड़ा, मॉलिक्यूलर शेप के ऊपर लेके भी हम डिवीजन कर रहे हैं। कैसे डिवीजन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर शेप के ऊपर लेकर, दो तरीके के प्रोटीन बना रहे हैं, एक बना रहे हैं फाइबरस और एक बना रहे हैं ग्लोब्यूलर। फाइबर मतलब समझते हैं ना, जैसे कि एक धागा है एक और एक धागा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलली ऐसे लंबे लंबे रखे हुए हैं, उसको बोलते हैं फाइबरस, है ना। तो यहां पर आप देखो मैं फाइबरस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एक चेन है, ये एक चेन है, ये एक ऐसा है, ये एक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइबरस। और ग्लोब्यूलर क्या होता है, ग्लोब्यूलर मतलब स्पेरिकल। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ऐसा करके स्पेरिकल 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 करके आ रहा है, तो ये हो गया आपका ग्लोब्यूलर। तो फाइबरस प्रोटीन के जो चेन्स होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे रहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आता है और डाइसल्फाइड लिंकेजेस। दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि फाइबरस प्रोटीन के अंदर ये हो गया फाइबरस प्रोटीन, और इस फाइबरस प्रोटीन के अंदर अंदर दो प्रकार के बॉन्ड लगे रहते हैं। पहले प्रकार का जो बॉन्ड अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना पहले प्रकार का जो बॉन्ड है क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरे प्रकार का जो बॉन्ड अवेलेबल है या लिंकेज अवेलेबल है उसको हम बोलेंगे डाइसल्फाइड लिंकेजेस। डाइसल्फाइड लिंकेजेस उनको हेल्प करता है साथ साथ रहने में। तो फाइबरस का एग्जाम्पल क्या याद रखना है आपको, फाइबरस के एग्जाम्पल याद रखने हैं केराटिन, जो कि सिल्क, वुल और आपके बालों में भी पाया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है मायोसिन, ठीक है, जो कि आपके मसल्स के अंदर पाया जाता है। तो केराटिन और मायोसिन कैसे हैं, फाइबरस नेचर के होते हैं, है ना, लंबे लंबे धागे जैसे नेचर के होते हैं। और ये दूसरे प्रकार के प्रोटीन है, इनको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन, है ना। ग्लोब्यूलर तो आप देख पाते हैं ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स मतलब क्या, ग्लोब जैसा। तो ग्लोब कैसा होता है, स्पेरिकल, है ना। तो ये हो गया देखो स्पेरिकल 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 टाइप का आपका ये गोले गोले बन गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोलेंगे। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में भी क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल होती है और वो बहुत गोले गोले रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको ये याद रखना पड़ेगा, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन, ठीक है। दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन के। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ग्लोब्यूलर प्रोटीन, वन इज इंसुलिन, and the another one is known as albumin, ठीक है। इंसुलिन और एल्ब्यूमिन ये दोनों क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके डन। चलो ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो गया। अब आपको क्या याद रखना है, अब आपको यहां पर देखना है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, आखिर ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे सर शेप और स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। देखो बेसिकली क्या है, हम कोई चीज की अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पे समझ नहीं सकते, अलग अलग लेवल्स पे जाना पड़ता है तब जाके उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि पहले जमाने में आप लोगों को याद होगा, पहले जमाने में जब नई नई ट्रेनें चली थी तो उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स लोगों ने जब ट्रेन निकाली थी तो इंडियंस लोगों के पास उतना इमेजिनेशन पावर या फिर नहीं था कि वो सोच सकते थे कि ट्रेन कैसा दिखता है या कैसा होता है। मींस लोगों की उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग ट्रेन को लेकर एकदम ब्लैक था, कुछ पता नहीं था क्या होता है।
तो कोई एक व्यक्ति था, वो ऐसे ही बोलते थे कि ट्रेन क्या है, बहुत बड़ी लाइट है, ट्रेन क्या है, ट्रेन एक बहुत बड़ी लाइट है। तो लोग जब सुनते थे कि अरे ट्रेन एक बहुत बड़ी लाइट है, तो वो सोचते थे कि हाँ ट्रेन ऐसा हो सकता है। फिर बाद में पता चला नहीं, ट्रेन लाइट नहीं है, ट्रेन बहुत स्पीड से चलता है और वो क्या है, उसमें डब्बे होते हैं, बड़े बड़े डब्बे होते हैं। तो लोग सोचते थे अच्छा डब्बे, ट्रेन क्या होता है, डब्बा होता है क्या? नहीं। फिर उसके बाद फिर कोई एक और व्यक्ति आया, वो बोला कि नहीं, ट्रेन क्या है, डब्बे नहीं है, डब्बों के अंदर लोग रहते भी हैं। तो बाद में पता चला कि अरे ट्रेन ऐसा है, ट्रेन मतलब एक लेवल पे लगा कि ट्रेन क्या है, सिर्फ लाइट है, दूसरे लेवल पे पता चला कि नहीं घूमने वाले डब्बे हैं, तीसरे में पता चला कि नहीं उसके अंदर आप बैठ के खा कर सो कर बस जा सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप एक लेवल पे नहीं दे पाए ट्रेन के बारे में, आपको 3 लेवल्स पे जाना पड़ा, तब जाकर आप फुल अंडरस्टैंडिंग दे पा रहे हो कि एक ट्रेन कैसा है। वैसे हम यहाँ पर प्रोटीन की फुल अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पे नहीं कर सकते, उसको समझने के लिए अलग अलग लेवल्स को पार करना पड़ता है और फिर उसके बाद एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। उसी को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको एमिनो एसिड का सीक्वेंस बताता है ना। ग्लाइसिन के बाद अलानिन आया, अलानिन के बाद ल्यूसाइन आया, और फिर ल्यूसाइन के बाद फिर ग्लाइसिन आया, फिर उसके बाद फिर आइसोल्यूसन आया। तो ऐसे करके क्या है, सीक्वेंस बनती है। तो अलग अलग प्रोटीन्स के अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं। तो अगर आपने सीक्वेंस में हेरफेर कर दिया तो एक अलग ही प्रोटीन बन गया। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको बताता है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स के बारे में। एक का सीक्वेंस अलग हो गया तो दूसरा प्रोटीन या दूसरा एमिनो एसिड का पॉलीमर बन गया। यस, तो ये चीज याद रखना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर टेल्स मी अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। वेरी वेरी बेसिक। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर मुझे बताता है कि उसका जो है वो शेप कैसा है। वो जो सीक्वेंस है ना, एक चेन हमने बनाई, वो उसकी शेप कैसी है। तो शेप एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर शेप के बारे में बात करता है और वो 2 प्रकार के होते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो दूसरा प्रकार है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने यहां लिखा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के 2 प्रकार से शेप होते हैं प्रोटीन के। पहला कौन सा है? पहला होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ये बोलता है कि प्रोटीन का शेप पता है कैसा होता है? ऐसा होता है, आपने एक ये पकड़ी डंडी और उसके अबाउट में ऐसे एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा होता है शेप। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक और एक हिस्सा ये बोलता है नहीं, ऐसे नहीं होता, एक और एक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है बीटा प्लीटेड स्ट्रेट, बीटा प्लीटेड शीट, बीटा प्लीटेड शीट होता है। अब ये बोलोगे बीटा प्लीटेड शीट क्या होता है? बीटा प्लीटेड शीट का मतलब होता है कि ये एक ऐसा खोल दिया, ये एक और एक चेन खोल दी, एक और एक चेन खोल दी, और ऐसे चेन आपस में इंटरली मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे पलटाया गया शीट क्या होता है? पलटाया गया क्या होता है? बीटा प्लीटेड शीट ये होता है। और अल्फा हेलिक्स शीट क्या होता है? ऐसे गोल गोल स्पाइरल 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 घुमा हुआ। तो वो दोनों स्ट्रक्चर किसके बारे में बात कर रहे हैं? उनके शेप के बारे में बात कर रहे हैं। और ये हो गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर आपको याद रखना है कि ये अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या रहता है, अंदर क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या कौन सा बॉन्ड रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना? हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बन रहा है C डबल बॉन्डेड O एंड NH बॉन्ड के बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन से जुड़ गया, हाइड्रोजन नहीं तो नाइट्रोजन नहीं तो फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो हम देख पाते हैं ऐसे करके जुड़ रहा है। बीटा प्लीटेड शीट के अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे आपको। तो इसको हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स में आपको काउंट किया जाएगा। ये चीजें याद रखने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को लेकर। फिर आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखो बहुत सिंपल है। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या देता है? आपका ओवरऑल फोल्डिंग के बारे में, कैसे फोल्ड हो रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे फोल्ड हो रहा होता है, वो देता है इंफॉर्मेशन। कौन? टर्शियरी स्ट्रक्चर। मतलब कि अब अगर आप सोचो, तो अभी अगर आप सोचो कि यहां पर है, मैं बता देता हूं, जस्ट एक मिनट। यहां पर सपोज ये एक सीक्वेंस मैंने बनाई, ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस बनी है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस बनी है। तो ये आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी। सीक्वेंस को पलट डालो, है ना, यहाँ पर एक सफेद, एक काला, सफेद सफेद काला, फिर काला काला सफेद, सफेद सफेद काला। तो ऐसे करके आपने क्या कर दिया? एक सीक्वेंस बना दी। अब आप क्या कर रहे हो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में? जैसा कि मैंने वहां पर दिखाया था, या तो ये ऐसे स्पाइरल हो सकता है या तो इस तरीके से फैलाए वाला स्ट्रक्चर रह सकता है, अल्फा एंड बीटा। और टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है? वो ऐसे स्पाइरल होता होता कैसे जाएगा? पूरा ओवरऑल फोल्डिंग होकर आएगा। जैसे ये स्पाइरली स्पाइरली हो रहा है, स्पाइरली स्पाइरली हो रहा है, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं
देखो कैसे फोल्ड हो रहा है, पूरी लाइन कैसे फोल्ड हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, है ना। तो ये हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर। इसको भी उसी तरीके से एक प्लेट जैसा बनाया जा सकता है, ये ऐसे। अभी समझ में आ रहा है ना डिफरेंस, क्या डिफरेंस है सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में, ओवरऑल फोल्डिंग और ये बेसिक फोल्ड, मतलब बहुत छोटा फोल्डिंग है। तो ये हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बोलता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलता है कि जब आप ग्लोब्यूल्स बनाओगे तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि एक ही तरह का प्रोटीन हो, अलग अलग तरह के प्रोटीन हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के प्रोटीन एक दूसरे के साथ कैसे इंटरवाइंड हैं, कैसे मिले हुए हैं, वो होता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? जैसे कि आपके पास एक प्रोटीन ले लो इसका ग्लाइसिन का और एक ले लो आप ल्यूसाइन का, तो ग्लाइसिन का ल्यूसाइन के साथ कैसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बताता है। अभी आपको क्लियर हो गया? जैसे कि सपोज ये है, ये एक प्रोटीन है और एक और एक प्रोटीन हमने लिया, है ना, एक और एक प्रोटीन हमने लिया, तो वो ऐसे वो इसके साथ इंटरबाउंड है। तो ये हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रोटीन एक दूसरे के साथ कैसे इंटरबाउंड रहते हैं, वो आपका कौन बताता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ओवरऑल फोल्डिंग होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, खत्म। तो ये प्रोटीन के बारे में हमने 4 स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन यहां पर सीख लिया है। और लास्ट में एक कंटेंट आपको याद रखना है प्रोटीन के बारे में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा याद रखना है। अब ये देखो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किसको बोलते हैं। सो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में पहले लिख देते हैं डीनेचुरेशन, इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, है ना। इसका नेचर उड़ गया, जिसका नेचर उड़ गया उसका क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। नेचर मतलब क्या? प्रोटीन का नेचर है ना, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 या फिर इंटू 1.5x आपकी हाइट बढ़ रही है। अब नहीं बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि प्रोटीन ना बड़े वो होते हैं, नाजुक होते हैं, है ना, बहुत ही कली टाइप के होते हैं। तो ये बहुत नाजुक कली है, तो इनको अगर आप कोई pH चेंज कर दो, ठीक है, या फिर आप टेम्परेचर चेंज कर दो, तो ये टेम्परेचर pH चेंज से बड़े रूठ जाते हैं। बोलते हैं कि अरे अभी तो अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब उनको टेम्परेचर और pH चेंज करा दोगे ना तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा नहीं लगता है तो क्या? अच्छा नहीं लगता है तो फिर उनके जो ग्लोब्यूल्स होते हैं ना वो अनफोल्ड हो जाते हैं, और ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं, ग्लोब्यूल्स गेट अनफोल्डेड, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं। और ग्लोब्यूल्स अगर अनफोल्ड हो गए तो खुल जाते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं, अनकॉइल्ड हो जाते हैं, सब खुल जाता है, एकदम स्ट्रेट हो जाता है। और इस वजह से प्रोटीन अपना जो हाइट बढ़ाने वाला जो नेचर है ना वो शो नहीं करता है। प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ना, उसकी ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो नष्ट हो जाती है, और इस वजह से हम बोलते हैं नष्ट हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं उसकी क्या? डीनेचुरेशन प्रॉपर्टी। इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन प्रॉपर्टी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो एग्जांपल्स आपको ये याद रखने हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के, कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जब होता है तब आपने देखा होगा अंडा, तो अंडे को अगर आप बॉईल करते हो तो उसके अंदर क्या रहता है? येलो कलर का, वो देखना वो व्हाइट, वो एकदम कंडेंस हो जाएगा और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा ये आ जाता है क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर का भी एक सॉलिड फॉर्म आ जाता है। तो जो व्हाइट कलर का जो सॉलिड फॉर्म आया वो इसलिए आया कि वो उसके अंदर जो प्रोटीन था वो डीनेचर हो गया। आपने गर्म किया अंडे को और टेम्परेचर बढ़ा देने से अंदर के जो प्रोटीन थे वो अनकॉइल्ड हो गए और वो एकदम कंडेंस हो जाते हैं। एक और एक एग्जांपल याद रखना है आपको, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्योंकि जब आप देखते हो मिल्क होता है तो मिल्क के अंदर देखो कितना प्रोटीन होता है, हम उसको पीते हैं तो हमारी हाइट बढ़ती है, तो उसके अंदर प्रोटीन होता है। तो अभी अगर मैंने उसके अंदर दही थोड़ा डाल दिया और फ्रिज में उसको बिठा दिया, तो एक रात के बाद फिर मैं निकालूंगा तो देखता हूं कि पूरा का पूरा ये जो रहता है दूध वो क्या हो जाता है? दही में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? कैसे कन्वर्ट हो गया? तो थोड़ा दही जो मैंने लिया था वो ऑलरेडी क्या था? वो ऑलरेडी कंडेंस्ड था, उसके अंदर ऑलरेडी प्रोटीन क्या थे? अनकॉइल्ड थे। फिर मैंने उसको उसके अंदर डाल दिया तो इससे क्या हो गया? एसिड उसके अंदर से जो निकला, एंजाइम्स निकले, उसने भी बाकी सारे मिल्क को क्या कर दिया? अनकॉइल कर दिया। तो अनकॉइलिंग की वजह से वो बाकी का मिल्क भी पूरा फिर से खुल गया और कंडेंस हो गया, यानी फट गया, जो बेसिकली हम बोलते हैं। तो आपका दही बन जाता है। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क एंड बॉइलिंग ऑफ एग, दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।
तो हमने यहाँ पर पूरा सीख लिया है प्रोटीन के बारे में। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि प्रोटीन जो होता है पॉलीमर तो होता है, लेकिन जब आप एक पेप्टाइड लिंकेज बनाते हो, मैं जस्ट एक पेप्टाइड लिंकेज आपको बता देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन में वैसे अभी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं रहा पेप्टाइड लिंकेज के बारे में जानना, बट पेप्टाइड लिंकेज के बारे में यहाँ पर एक चीज बता देना चाहता हूँ कि सपोज आप एक ले रहे हो ग्लाइसिन, है ना, ग्लाइसिन आपने लिया, तो यहाँ पर हम R क्या लेते हैं, H ले लेते हैं, यहाँ पर CH और यहाँ पर NH2 एंड दिस इज नोन एज COH। ऐसे करके हमने क्या ले लिया, ग्लाइसिन ले लिया, ग्लाय। और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एलानीन लेते हैं, एलानीन। तो एलानीन क्या लगता है, R, CH3 लग जाता है, और इधर C, इधर NH2 लगा देता हूं, NH2, यहाँ पर मैं CH और इधर CH3 लगा देता हूं और इधर COH। बात तो वही हो गई, और इन दोनों को जोड़ देता हूं। तो जोड़ने के बाद आप देखोगे क्या होता है, OH और इसका H, है ना, OH और इसका H क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, OH और इसका H निकल गया, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, माइनस। और आपको यहां पर क्या मिलता है, CH2, NH2, ये हो जाएगा CO, ये हो जाएगा NH, और इधर आ जाएगा CH, इधर आएगा CH3 और इधर आ जाएगा COH। तो ये जो लिंकेज मिला, इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। C डबल बॉन्डेड O NH लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। तो आपने अगर दो अमीनो एसिड्स को मिलाया और एक पेप्टाइड लिंकेज बना, तो क्या बोलेंगे उसको, डाइपेप्टाइड, फिर ट्राइपेप्टाइड, फिर टेट्रापेप्टाइड। ऐसे करते करते अगर 10 बॉन्ड्स बन गए, 10 अमीनो एसिड्स आप लेकर आए, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। और ऐसे करके अगर आपने 100 पॉलीपेप्टाइड, 100 अमीनो एसिड्स को मिलाकर जो बनाया उसके बाद, तो उसको हम बोलेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, 100 पॉलीपेप्टाइड्स को अगर हम मिला देते हैं तो उससे आपको मिल जाता है प्रोटीन। 100 अमीनो एसिड्स को, 100 अमीनो एसिड्स को अगर हम मिला देते हैं तो उससे क्या बनता है, प्रोटीन बन जाता है। लेकिन जरूरी नहीं, क्योंकि एक एग्जांपल आपको याद रखना है इंसुलिन का। तो इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स नहीं होते, बट फिर भी हम उसको काउंट करते हैं प्रोटीन में, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर प्रोटीन जैसा रहता है, ठीक है। और इसके अंदर फिर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, जबकि हमारा जनरल डेफिनेशन ये बोलता है कि 100 अमीनो एसिड्स से ज्यादा प्रोटीन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो हमने यहां पर खत्म कर दिया है प्रोटीन के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे आपका न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो अभी हम चालू करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड्स आप लोग जानते हैं पहले से ही डीएनए और आरएनए के अंदर क्लासिफिकेशन हुआ है। डीएनए सुनते आ रहे हैं हम, जब कभी भी कुछ एक बहुत ही क्राइम वाली सीन देखते हैं तो उसमें किसी का कत्ल हो जाता है और देखा जाता है कि क्या कौन इसका पिता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। तो डीएनए वहाँ पर हमने सुना है काफ़ी सारे फिल्मों में, गानों में वगैरह वगैरह में, डीएनए। तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड। बस यही दो चीज़ों के बारे में हमको पढ़ाई करनी है हमारे सिलेबस में, उसी का ही रिविजन करना है, ठीक है। तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि बच्चों बताओ कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, बता सकता है तू? तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर, अगेन इट इज ए पॉलीमर, बट ऑफ व्हाट, इट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और आप बोल सकते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। पहला चीज याद रहेगा कि न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, या फिर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। चलो एक चीज क्लियर हो गई। अब हम कौन सा न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ने वाले हैं? तो दोस्तों हम न्यूक्लिक एसिड ना दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे डीएनए और आप दूसरा पढ़ेंगे आरएनए। तो ये क्लियर हो गया, डीएनए और आरएनए हम कवर करने वाले, ओके। अब देखो तीसरा चीज कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। यस, है ना, बड़ा क्वेश्चन है, ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। सो न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली पहले न्यूक्लियोसाइड से बनता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर दो कंटेंट होते हैं या दो कंपोनेंट होते हैं। तो दो कंटेंट होते हैं, कौन से दो कंटेंट होते हैं? पहला रहता है एक बेस, ठीक है, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक बेस। हेट्रो मतलब समझते होंगे, अलग अलग एटम, उसको बोलते हैं हेट्रो। साइक्लिक, साइकिल में रेंज है, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो वो हेट्रोसाइक्लिक
कंटेनिंग 9 नाइट्रोजन, उसको बोलते हैं हम बेस। और उसके साथ ही साथ आपके पास क्या रहता है, एक शुगर ग्रुप रहता है, शुगर चीनी वाला ग्रुप रहता है। तो ये चीनी आपका नॉर्मल खाने वाला चीनी नहीं है, या नॉर्मली हम दूध लेते हैं, दूध के अंदर चीनी मिलाते हैं, है ना, या फिर आप नींबू पानी बना रहे तो चीनी मिलाते हैं, वो वाला चीनी नहीं है। तो यहां पर आपको याद रखना है, बेस एक रहता है, शुगर एक रहता है, दोनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, रीजन इसका ये कि एक स्मार्ट रिवीजन कोर्स चल रहा है, और आपको अगर इसके बारे में और जानकारियां चाहिए, डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे बनाए गए पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो वहां पर आपको इनके स्ट्रक्चर काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, विथ मोर डिटेल्ड कंसेप्ट्स के साथ आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक ओवरव्यू एंड आउटलुक दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोसाइड, एक बेस और शुगर मिलेगा। तो बेस, अभी ये जो है बेस, तो ये जो बेस है, सो दिस बेस आपका कौन से हैं, बेस एक्चुअली आपके 5 प्रकार के बेसिस हैं। 5 प्रकार के बेसिस हैं, कौन से, एक होता है, देख लो क्या लिखा है, एडेनाइन, गोनाइन, साइटोसाइन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ये 5 बेसिस मिलेंगे। मैं आपको और बताऊंगा आरएनए और डीएनए में कैसे कैसे बेसिस कौन से जाते हैं, बट आप पहले क्या याद रखना है, एडेनाइन, गोनाइन, साइटोसिन एंड थाइमिन एंड यूरेसिल, ठीक है, AGCTU, AGCTU ऐसे याद रख सकते हैं, AGCTU, अजी सुनते हो, है ना, AGCTU। तो ये हो गया आपका बेस। तो उसके बाद आता है शुगर। अब ये शुगर थोड़ा स्पेशल शुगर होता है। ये शुगर के अंदर क्या आता है, पेंटोज रहता है, याद रखना दोस्त कि पेंटो शुगर रहता है। अभी पेंटो शुगर आरएनए के लिए और डीएनए में थोड़ा अलग होता है। आरएनए के लिए पेंटो शुगर हम जो लेंगे वो थोड़ा अलग होता है, डीएनए के लिए पेंटो शुगर थोड़ा लेंगे अलग होता है। तो आरएनए का पेंटो शुगर क्या होता है, आरएनए का पेंटो शुगर होता है क्या, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और यहां पर होता है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो आप बोलोगे सर आपने तो इसकी डेफिनेशन में बोल रही है, हाँ वही डेफिनेशन है, उसका पेंटो शुगर है, और क्या मतलब कि यहां पर जब हम देखते हैं डीएनए का डीऑक्सीराइबोस, तो आप जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे, थोड़ा इसका रिवीजन कर लेना स्ट्रक्चर, तो इसका जब स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके स्ट्रक्चर में 5 मेंबर का ऐसा एक स्ट्रक्चर रहेगा, पेंटागन रहेगा, और क्या होगा, डीएनए के अंदर आप देखोगे दूसरे वाले कार्बन पर ना O नहीं होगा, है ना, यहां पर जैसे बोल रहा है ना पेंटो शुगर है, तो डीएनए वाला बोल रहा है कि ऑक्सीजन क्या बोल रहा है, सर एब्सेंट, सर आई एम नॉट प्रेजेंट। लेकिन आरएनए जो ऑक्सीजन है वो बोलता है सर आई एम प्रेजेंट, तो आप मेरी अटेंडेंस ले लो। तो ये पेंटो शुगर में आरएनए के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन डीएनए में ऑक्सीजन दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम डीएनए को क्या बोलते हैं, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, मैं लिख देता हूं फिर भी यहां पर क्या बोलेंगे, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, याद रह जाएगा। ओके, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया न्यूक्लियोसाइड आपका बनता है बेस से, शुगर से, और बेस किसमें, एडेनाइन, गोनाइन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, एंड शुगर हमने बना लिया आरएनए और डीएनए, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, ये हमने सब सीख लिया। अच्छा, अब न्यूक्लियोसाइड जो बना हमारे पास, उस न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप आप लगा दो। तो फॉस्फेट ग्रुप अगर आप एक लगा देते हो, PO4 3- का एक फॉस्फेट ग्रुप अगर आप लगा देते हो, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप अगर लगा देते हो, किससे, न्यूक्लियोसाइड से, तो ये फॉस्फेट ग्रुप अगर न्यूक्लियोसाइड से लग गया, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड से अगर लग गया तो मिलके क्या बना लेता है, न्यूक्लियोटाइड बना लेता है। और वो न्यूक्लियोटाइड की जब आप चेनें बनाने लगते हो, लंबी चेन जब बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्लियर। तो न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स हो गए। तो लास्टली मैं ये बोल पा रहा हूं कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपोनेंट आप देख पा रहे एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, आप थोड़ा देखिए इसको। न्यूक्लिक एसिड्स में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक शुगर है, ठीक है बच्चों, अब ऊपर क्या है, बेस है। ओके, क्लियर। तब बेस शुगर और उसके साथ साथ आपका एक फॉस्फेट ग्रुप लग गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा है, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर। अब ये क्या है, एक और एक बेस शुगर फॉस्फेट, एक और एक बेस शुगर फॉस्फेट, तो ऐसे करके एक एन चेन बन रही है, और ये पूरी चेन क्या कहलाती है, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है, ओके। और जहां तक बात रही नाइट्रोजन बेस की, आरएनए के अंदर क्या है, एडेनाइन, गोनाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो आरएनए के अंदर आपको याद रखना है, इन
इन RNA जो बेसिस रहते हैं वो A है, वो है G, वो है C और ये है U। यूरेसिल के रिप्लेस में DNA के अंदर क्या आ जाता है, एक और एक बेस आता है, उसको हम बोलते हैं AGC। तो ये चीज सेम रहेगी, लेकिन इसमें जो T आ जाता है, इसमें U रहता है, इसमें T आ जाता है, और ये जो T है ये थाइमिन कहलाता है। बस उतना ही अंतर है DNA और RNA में। और दूसरा अंतर था उसका, एक में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड और कैसे न्यूक्लिक एसिड बनता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA। अब एक पॉइंट बच गया कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ DNA एंड RNA, आखिर ये फंक्शंस क्या हैं। और हाँ, एक और एक चीज बचता है, वो है स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फंक्शंस। अब ये दोनों चीजें बची, तो फंक्शंस को हम बाद में देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, DNA का जो दो प्रकार का स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्लियर, प्राइमरी और एक सेकेंडरी, बराबर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बोलता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज जस्ट अबाउट द इंफॉर्मेशन, मतलब ये बताता है कि उसका सीक्वेंस क्या है ना, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या, फोल्डिंग के बारे में बताता है, और ये बोलता है कि वो एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना। दो ऐसा ऐसा ऐसे 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 दो सांप क्या है, एक दूसरे के चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, हेलिक्स फॉर्म में ऐसे घूम रहे हैं। या फिर बोल सकते हो एक नए प्रकार का डांस है, ऐसे हम क्या बोलते हैं, शादी के में नागिन डांस वगैरह करते हैं ना, तो वैसे ये दो DNA के ऐसे एक और ये एक दूसरे के अबाउट में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये DNA के अंदर पाया जाता है। और RNA के अंदर क्या है, दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। उसमें क्या है, आपका एक सिंगल ऐसा सांप रहता है, और वो सांप क्या करता है, ऐसे घूमता रहता है, बस वो एक ही सिंगल सांप रहता है, उसका कोई दोस्त नहीं होता, तो वो RNA है। ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया, यही उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो जस्ट सीक्वेंस के बारे में बात करता है। अब इनके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो DNA का फंक्शन क्या है, DNA का फंक्शन, जो पहला फंक्शन आपको बेसिकली पता है कि माता पिता है, माता पिता से बच्चा आया, तो माता पिता में पापा के पास पता चला कि उनकी ब्राउन कलर की आंखें होता है ना कभी कभी, तो देखा गया कि उसके बच्चों में भी सारे बच्चे नहीं, एक बच्चे में ब्राउन कलर की आंख। अब उसमें ब्राउन कलर की आंख कैसे आ गई, क्योंकि उसके पिता में थी, सिंपल सी चीज है। तो DNA क्या करता है, वो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके रखता है ना। ऐसा चीज स्टोर करके रखता है जो सिर्फ उस बिरादरी को बिलोंग करती हो, है ना। किसी के बहुत ही स्मूथ सिल्की बाल हैं, तो उसके बच्चों में भी स्मूथ सिल्की बाल होने के पॉसिबिलिटीज रहते हैं। सो DNA हैज द इंफॉर्मेशन अबाउट द हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, पहला चीज वो, और कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा चीज आपको ये पता चलना चाहिए कि DNA के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, दूसरी चीज मैं बता रहा हूं। DNA के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, जो लिखना चाहते हैं लिख लें इस चीज को। DNA के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, कौन सा, कि प्रोटीन बनाना है, सिंथेसिस करना है प्रोटीन को। तो RNA क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बट RNA को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि मुझे प्रोटीन सिंथेसिस करना है। वो इंस्ट्रक्शन कहां से मिलता है आपको, कौन देता है, DNA देता है। तो DNA RNA को इस तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया DNA का। और RNA का जहां तक बचा बायोलॉजिकल फंक्शन, तो आपको ये याद रखना है कि RNA 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। एक होता है rRNA, एक होता है mRNA, और एक होता है tRNA। rRNA क्या होता है, राइबोसोमल RNA, mRNA क्या होता है, मैसेंजर RNA, और tRNA क्या होता है, ट्रांसफर RNA। ठीक है, तो इसका इंफॉर्मेशन हमको डेप्थ में नहीं सीखना है। नो नीड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस mRNA, rRNA एंड tRNA। दिस इज enough for this type of this. So we will now study about vitamins. Okay, तो चालू करते हैं हम विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स है ना, बाप रे, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है ना, घबराना नहीं है। विटामिन ऐसा मीन जो मिले तो मिल गए, नहीं तो फिर हम नहीं मिल पाएगा, है ना। वीक है, जिम जाना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे तो हम बोला जाता है कि आप फल वल खा लो, हो जाता है विटामिन में, सब ठीक हो जाता है, क्यों इतना पैसा खर्चा करना। तो देखो विटामिन है, तो ये विटामिन अभी क्या है, आप पढ़ते होंगे विटामिन क्लास 8, 9, 10 में पढ़ते आते हैं ना। इसमें कौन सा आपको 12th का मैं पढ़ा दूँ, तो A, B, C, D, E, K, ये सब विटामिन होते हैं। अभी बस आप यहाँ पर क्लास 12 में क्या सीख रहे हैं, क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं। कौन सा क्लासिफिकेशन, देखो 2 प्रकार में डिवाइड किया गया विटामिन को। एक होता है आपका फैट में जो सोल्यूबल होता है विटामिन, ठीक है,
और दूसरा विटामिन जो होता है वो होता है आपका वाटर में सोल्यूबल विटामिन। दो विटामिन होते हैं, याद रखना है, एक फैट में एक वाटर में, फैट में वाटर में, फैट में वाटर में, वाटर में फैट में। वाह, मजा आ गया। तो देखो फैट में जो सोल्यूबल होता है ना, फैट के अंदर दब जाता है, धस जाता है और अटक जाता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है अटक, अटक वाला वर्ड याद रखना है। अभी अटक का मतलब क्या है, अटक मतलब ADE। तो ऐसे याद रख लो, क्या है, करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो ADE के आपका हो गया अडक, अडक मतलब अटक है ना, और अटक क्या है, अटक गया, वो कहां पर, आपके फैट में, ठीक है। तो हम लिखते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ऑल दीज विटामिन आर अटकने वाले विटामिन। अटकने, किधर अटकते हैं, फैट में अटकते हैं, अटकते हैं किसमें, फैट में। तो ये हो गए आपके फैट वाले विटामिन। और दूसरे विटामिन होते हैं जो पानी में अटकते हैं, पानी में तो कुछ अटकता नहीं है, पानी में सब डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। तो पानी के अंदर जो सॉल्युबल होते हैं बी और सी, ये विटामिन जो होते हैं आपके शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते, क्योंकि पानी शरीर के अंदर स्टोर नहीं होता है ना, पानी यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जो कोई भी विटामिन उस पानी के अंदर रहता है वो भी उसके साथ, यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, और हम बोलते हैं कि वो विटामिन वाटर सोल्यूबल है। एक एग्जांपल आपको याद रखना है कि विटामिन B12 करके एक है, विटामिन B12, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बी बोल सकते हैं, विटामिन B12। ये वाला विटामिन जो है ये आपका पानी में, यूरिन के फॉर्म में निकलता नहीं है, बस एक्सेप्ट विटामिन B12, बाकी सब के सब जितने भी विटामिन बी और सी के हैं तो वो सब क्या है, निकल जाते हैं, ठीक है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 तो ये सब अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं विटामिन बी के। एनसीईआरटी में आप लोगों के पास एक टेबल मिलेगी और उसमें बहुत सारे बताए गए हैं डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन से क्या क्या होगा, कैसे उसको क्योर कर सकते हैं। नॉर्मली 8, 9, 10th की क्लासेस में हम पढ़ते आते हैं कि विटामिन ए अगर किसी में कमी है तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम रहेगा, जेरोप्थेल्मिया का प्रॉब्लम रहेगा, तो उसको रेकमेंड किया जाता है कि आप विटामिन ए जो सोर्सेज से आपको मिलते हैं वो आप ले सकते हैं। आप फल खाइए, फल में आप एप्पल खाइए, एप्पल से आपको बहुत विटामिन ए मिलेगा, उससे आपकी आंखें तंदुरुस्त रहेंगी। सपोज किसी को विटामिन डी की प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना है, सूरज के पास जाके खड़े हो जाना है, तो सूरज से उसको काफ़ी मात्रा में उसको विटामिन डी मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, टेबल में आप एक बार रेफरेंस कर लेना, अगर याद रहेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो तो उससे भी ऑटोमेटिकली आपको हर विटामिन के क्या क्योरिंग मेथड्स हैं और हर विटामिन के क्या डेफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम आती है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, प्लीज प्रैक्टिस करते रहो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी हम पढ़ाई करते हैं हार्मोन्स के बारे में, हमारा जो लास्ट टॉपिक रहा। तो चलो पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में, है ना। हारमन, मन को जो हर ले, हारमन, वैसे तो हरी होते हैं बट यहाँ पर हम हार्मोन्स पढ़ रहे हैं। तो हारमन, है ना, ऐसा मन जो हार गया, सबको हरा देता है, हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या होते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है, हार्मोन होते हैं ऐसे सीक्रिएशंस, ऐसे केमिकल सीक्रिएशंस जो कि डायरेक्टली किससे भेजे जाते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से भेजे जाते हैं, है ना। सो दीज आर सर्टन केमिकल सीक्रिएशंस, ये ऐसे केमिकल सीक्रिएशंस हैं जो कि रिलीज्ड होते हैं किसके द्वारा, डक्टलेस ग्लैंड्स के द्वारा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। सो डक्टलेस ग्लैंड्स इनको रिलीज करता है, और डक्टलेस ग्लैंड्स इनको कहाँ रिलीज करता है, डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम रिलीज कर देता है। यही खास बात है इन हार्मोन्स की कि ये हमारे शरीर में काफी सारे चेंजेस दिखाता है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स के बारे में हो गया एक सिंपल सा डेफिनेशन। और ये जो शरीर में हमारे हार्मोन्स होते हैं तो ये हार्मोन बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स टाइप्स के होते हैं, है ना, जैसे कि एपिनेफ्राइन हो गया, नॉरेपाइनेफ्रीन हो गया। और कुछ हार्मोन्स ऐसे मिलेंगे जो आपको, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागन हो गया, उनका नेचर अलग होता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स एंड नेचर बेस्ड हार्मोन। तो यहाँ पर हमको कुछ हार्मोन्स के ऊपर ही फोकस करना है। आप माइंड मैप देख सकते हैं, माइंड मैप में आपको 2 प्रकार के हार्मोन दिख रहे होंगे, एक होता है स्टेरॉइड और एक होता है सेक्सुअल हार्मोन्स। तो अगर आप देखते हैं स्टेरॉइड वाले हार्मोन्स के अंदर डिस्कशन करते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। एक हार्मोन आपको ये याद रखना है, इंसुलिन एक हार्मोन, ये याद रखना है, इंसुलिन एक हार्मोन है।
और ये क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है ना उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो कहीं आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या बोलते हैं बढ़ ना जाए, ठीक है, वो बढ़ ना जाए करके कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन कंट्रोल करता है। इसके बाद दूसरा जो कंट्रोलिंग है, दूसरा अभी देखो एक इंसुलिन है, इंसुलिन क्या बोलता है ग्लूकोज लेवल कहीं बढ़ ना जाए, ठीक है। और एक हार्मोन होता है, ठीक है, उसका भाई होता है ग्लूकेजन। तो ये ग्लूकेजन होता है और ये ग्लूकेजन क्या करता है, हार्मोन कहीं घट ना जाए, तो कोई बढ़ ना जाए कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन, घट ना जाए कौन कंट्रोल करता है, ग्लूकेजन, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, ये दोनों मिलकर हार्मोन कर लेते हैं, ठीक है। अब एक हार्मोन होता है जो कि एमिनो एसिड डेरिवेटिव से बने होते हैं, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, तो वो होता है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरेपाइनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरेपाइनेफ्रिन। तो ये क्या होता है, नॉरेपाइनेफ्रिन, यस, सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। सो ये जो हार्मोन्स होते हैं, तो ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्मोन हेल्प करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ रिएक्शन करने में, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिएक्शन शो करने में, है ना। जैसे कि आप जा रहे हैं, अचानक से कुत्ता आपके ऊपर भौंकने लगा, तो आप क्या करोगे, कुछ एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई शो करोगे, है ना। जैसे कि अभी सपोज क्या होता है, आप साइकिल चलाते हो और साइकिल चलाते चलाते अचानक से स्लिप हो गया, तो आपके अंदर एक एक्सटर्नल स्टिमुलस क्रिएट हो जाता है, तो वो कौन क्रिएट करता है, ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स वाले हार्मोन। ये याद रखना, ये हार्मोन्स कैसे होते हैं, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स वाले हार्मोन होते हैं और ये एक्सटर्नल स्टिमुली की तरफ रिस्पांस लाते हैं। एक और एक एमिनो एसिड डेरिवेटिव का एक हार्मोन है ट्रायोसिन, आपने सुना है, ट्रायोसिन आपने नाम सुना है, एमिनो एसिड में आता है, उसी का कुछ एक डेरिवेटिव बनाकर हमने नहीं थायरोक्सिन करके बनाया गया है। थायरोक्सिन हमारे शरीर के अंदर ये एक हार्मोन है, तो ये थायराइड ग्लैंड इसको रिलीज करता है। तो थायरोक्सिन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके शरीर में क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड कभी कभी क्या होता है, फूलने लगता है ना, क्योंकि शरीर के अंदर आयोडीन की कमी होती है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, ये थायरोक्सिन ग्लैंड के अंदर वो ये आयोडीन जो होता है वो मिलता नहीं प्रॉपरली शरीर को, तो आपका ये थायराइड ग्लैंड बढ़ने लगता है। अच्छा, थायरोक्सिन करके जो हार्मोन है, अगर आपके शरीर में प्रॉपर अमाउंट में बना नहीं, यानी कम अमाउंट में बना, तो आपको क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर कम अमाउंट में बना, थायरोक्सिन अगर लो अमाउंट में बनता है, वेरी लो अमाउंट में बनता है, तो क्या हो सकता है आपको, हाइपोथायरॉयडिज्म, यू गेट दिस हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म, यस, ठीक है, ऐसा स्पेलिंग है हाइपोथायरॉयडिज्म का। और अगर आपका थायरोक्सिन का कंटेंट क्या होता है, हाई हो जाता है, बहुत ही शरीर में ज्यादा हो जाता है, तो उससे क्या बनता है, हाइपरथायरॉयडिज्म। आपको क्या मिलेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो दो प्रकार के आप यहां पर देख सकते हैं, कम हो जाने से हाइपो एंड ज्यादा हो जाने से हाइपर। तो हाइपोथायरॉयडिज्म से होगा क्या, देखो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो फिर डेफिनेटली स्ट्रेस वगैरह आएगा, और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आपको भी वो चीजें डेफिनेटली सफर करना पड़ता है। इन दोनों चीजों से सेम चीजें रहती हैं स्ट्रेस को लेकर, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म से। आप लोग जानते होंगे जो मोटापा होता है ना, ओबेसिटी होती है, या लेथर्जीनेस क्रिएट होता है शरीर के अंदर, मन आलस होने लगता है, शरीर उतना काम करने का मन नहीं करता है, वो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म से क्रिएट होता है। अगर आपके शरीर में थायरोक्सिन की कमी कम है, ठीक है ना, तो मोटापा बढ़ने लगेगा, या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि लेथर्जी फीलिंग आएगी, है ना, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा फीलिंग आएगा किधर से, हाइपोथायरॉयडिज्म से, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए थायरोक्सिन का क्या काम है और कैसे वो प्रोड्यूस होता है, उसके कम होने से और ज्यादा होने से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब आप देखो एक यहां पर आता है, थायरोक्सिन हो गया। थायरोक्सिन के बाद आपको याद रखना है कि हमारे पास एक एड्रेनल कॉर्टेक्स एक करके है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स बेसिकली जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स, सो स्टेरॉइड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड्स, ठीक है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है वो होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है, तो इनसे जो हार्मोन निकलता है, एक होता है
ग्लूकोकॉर्टिकॉइडिस और एक हार्मोन होता है मिनरल कॉर्टिकॉइडिस। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइडिस और एक होता है मिनरल कॉर्टिकॉइडिस। तो दो प्रकार के हार्मोन हम यहां पर देखने को मिल रहा है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइडिस एंड मिनरल कॉर्टिकॉइडिस। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइडिस क्या होता है? तो अगर आपके शरीर में ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइडिस बेसिकली अगर है, अच्छा मात्रा में है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है ना, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना पड़ता है, तो वो काम कर लेता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइडिस। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं, है ना, शरीर फूलता है, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइडिस उसको मतलब हेल्प करता है उसको रोकने में। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइडिस का क्या क्या काम हो गए? एक हो गया आपका एक मिनट में यहां लिख देता हूं। तो यहां पर हम देख पाते हैं सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। उसके बाद दूसरा इसका काम है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, है ना, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के अगेंस्ट में ये रहता है। देन उसके बाद आपको याद रखना है रिएक्शन टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, आजकल लोग जितना ज्यादा काम करें उतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइडिस क्या करता है? हेल्प करता है। तो अगर आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइडिस शरीर में सही तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है तो आपको बहुत वीक फीलिंग आती है, हाइपरग्लाइसीमिया करके आपको हो सकता है। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइडिस करके आपको याद रखना है। मिनरल कॉर्टिकॉइडिस क्या करता है? मिनरल कॉर्टिकॉइडिस हमारे शरीर में जो वाटर का जो सिक्रिएशन होता है, कंट्रोल जो करता है, वो ये मिनरल कॉर्टिकॉइडिस करता है। वाटर कंट्रोल करता है, बेसिकली रेगुलेशन ऑफ वाटर एक्सक्रीशन। तो ये कौन काम कर देता है? मिनरल कॉर्टिकॉइडिस एक्सक्रीशन मिनरल कॉर्टिकॉइडिस करता है। तो दो चीजें हो गई, एक हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइडिस और एक हो गया मिनरल कॉर्टिकॉइडिस। तो दोनों चीजें हमने पढ़ ली। तो ये आपका कौन कर लेता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो निकलता है। फिर यहां पर एक और एक चीज आपको याद रखनी है, गोनैड्स। गोनैड्स क्या करते हैं? गोनैड्स होते हैं वो हार्मोन जो प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुस्टेच का उगना, है ना, बियर्ड का उगना, आवाज में भारीपन आना, तो जो चेंजेस होते हैं तो ये किस लिए होते हैं? दिस इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू दिस सेक्सुअल हार्मोन विच आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन सेक्सुअल हार्मोन देयर इज वन टेस्टोस्टेरॉन एंड अनदर वन इज प्रोजेस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन मेल्स में पाया जाता है, तो उससे आपका ये एक हार्मोन है जिससे आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। और एक हार्मोन है जो कि फीमेल्स में पाया जाता है, दिस इज टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। एंड एक आता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एक आता है इस्ट्राडायोल करके। सो इस्ट्राडायोल क्या करता है? इस्ट्राडायोल इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द फीमेल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल्सो कंट्रोलिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एक जो आपको यहां पर याद रखना है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? यूट्रस इंप्लांट हो सके अच्छे से, है ना, दैट इज द रोल ऑफ दिस प्रोजेस्टेरॉन। तो ये कंप्लीट हो गया आपका हार्मोन का टॉपिक, और इसके अंदर हमने बहुत सारे हार्मोन्स पढ़े। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं कौन से हार्मोन्स हमने पढ़े। तो सबसे पहला हमारा हार्मोन हमने पढ़ा था आपका इसके बारे में, इंसुलिन के बारे में, ग्लूकोजन के बारे में। उसके बाद फिर हमने हार्मोन पढ़ा दैट विच कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल्स, इंसुलिन एंड दिस ग्लूकोज। ठीक है, तो अब हम यहां पर खत्म करते हैं। तो मैंने आपको जस्ट एक समरी चार्ट दिया जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, और एक चीज़ मैंने यहाँ पर छोड़ दिया वो एंजाइम्स को लेकर। एंजाइम बहुत ही छोटा सेक्शन है, उसमें कुछ आपको ऐसे याद नहीं रखना है और उससे क्वेश्चन आते भी नहीं है, क्योंकि एंजाइम जो पोर्शन है वो सरफेस केमिस्ट्री में ऑलरेडी कवर हो जाता है। तो ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स को समझ में आएंगे एज ए रिविजन। ये मैंने कोशिश किया कि माइंड मैप के थ्रू आपको समझाया जा सके, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को पूरा अच्छे से माइंड में फिट कर सकते हैं। आपको एग्जाम में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा जब कभी भी क्वेश्चन आता है, कहीं बीच से क्वेश्चन आता है, तो दिस माइंड मैप्स एक्चुअली हेल्प्स इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। और आप लोगों को जस्ट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये कमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट कीजिए बहुत ही फ्रेंडली वे में कि कैसे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ आपको चीज़ों को प्रोवाइड करने में, ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा
सर्व हो सके, हेल्प हो सके, उतना ही ज़्यादा मुझे भी ब्लेसिंग्स मिलेगा। Thank you very much. I hope you enjoy it, and I will be coming with much more videos. And if you want any kind of detailed explanation, you can go to my uploaded videos. Thank you.